क्लास में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस पीईटी में राष्ट्रीय आंदोलन में आज हमारा होगा पहला क्लास। इसमें हम कुल 12 से 15 क्लास टोटल करेंगे, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब पर हम आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप इतना ध्यान रखिएगा, जो अब मैं कह दूंगा कि भाई इस पर थोड़ा स्टार लगा लो, उसे आप डेफिनेटली याद कर लेना। वैसे याद आप पूरे सेशन को करना, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वही हम इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। तो एक आसान से क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे बाद में आया था। ठीक है, एक आसान सा सवाल है। आप जानते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था, उसमें आपसे पूछ रहा भैया अंतिम में कौन आया था। तो सबसे लास्ट में इनमें अगर आप देखेंगे तो फ्रांसीसी आए थे, यानी प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह आपका हो जाएगा सी, यानी तीसरा। अब देखिए, इसका क्रम से आपको याद रखना है। हो सकता है आपसे पेपर में कहे कि फ्रांसीसी कंपनियों के आगमन को क्रमानुसार लगाइए, तो भैया क्रम से आप देख लीजिएगा। सबसे पहले कौन आया था तो आप कहोगे पुर्तगाली, इसके बाद कौन आया था तो आप कहोगे डच, फिर इसके बाद कौन आया था तो आप कहोगे अंग्रेज, फिर इसके बाद आप कहोगे डेनिश, फिर इसके बाद आप कहोगे फ्रांसिस। तो ये इनका क्रम से है, इसे भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से कहीं ना कहीं आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करिए। अब्दुल मजीद नामक पथ प्रदर्शक की सहायता से 14 मई 1498 को वास्को डिगामा कालीकट तट पर पहुंचा था। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि वास्को डिगामा ने केरल के कालीकट तट पर कप कडाबू नामक स्थान पे अपना बेड़ा उतारा था। तो साथ ही ये बात भी सही है, यानी अगर आप ध्यान देंगे तो दोनों स्टेटमेंट सही है। ए और बी दोनों के दोनों सही है। और इस क्वेश्चन पे आप थोड़ा स्टार बनाना। देखिए यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। जो पहला सवाल आपसे पूछेगा कि वास्को डिगामा भारत कब आया था, आपको दो डेट मिलेगा। कहीं कहीं आपको मिलेगा 14 मई, कहीं कहीं रिसोर्सेज में 14 मई मिलेगा, और कहीं कहीं आपको मिलेगा 17 मई। अब देखिए, अब इनमें से अगर मैं मान लीजिए कि दोनों विकल्प में है, तब आप क्या करेंगे, तब आपका जवाब होगा 14 मई। अगर 14 मई विकल्प में नहीं है, तब आपका जवाब होगा 17 मई। ऐसा नहीं है कि आप कह दीजिएगा कि इनमें से कोई नहीं, वरना गलत हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर को तब ये नहीं पता है कि कौन सा देना था। तो याद रखिएगा 14 मई और 17 मई दोनों डेट आते रहते हैं। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन पूछेगा कि यह किसकी सहायता से भारत में पहुंचा था, तो आपका जवाब होगा अब्दुल मजीद, जो कि क्या है, गुजरात के एक व्यापारी हैं। ठीक है, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि यह कालीकट पे कौन सी बंदरगाह पे पहुंचा था, उस जगह का नाम आपसे पूछता है। तो मेरे भाई जगह का नाम आपको याद रखना होगा, कब कडाबू नामक स्थान पे पहुंचता है। तो ये बहुत ज्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो हमने आपसे डिस्कस किया। ठीक है, अब यहाँ पे लगे हाथों एक पॉइंट और डिस्कस हम कर लेते हैं। आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहले पुर्तगीज आए थे। आप जानते हैं कि अब्दुल मजीद, जो कि गुजरात के एक व्यापारी हैं, इन्हीं की सहायता से 17 मई या 14 मई को 14 मई 1498 को वास्को डिगामा कालीकट के कप कडाबू नामक बंदरगाह पर पहुंचे थे। स्थान लिख देगा तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। साथियों, यहीं पर एक क्वेश्चन और जो इम्पोर्टेंट है, इसे आप स्टार बनाइएगा। वह यह होता है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ पर लगाई थी। तो मेरे दोस्त याद रखना, पहली फैक्ट्री 1503 में लगती है और वह कोचीन में लगती है। ये कोचीन नाम की दुनिया आप याद रखना, कोचीन का संबंध पुर्तगालियों से है, या क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाई हुई है। दूसरी फैक्ट्री इन्होंने 1505 में लगाई। कहाँ पे लगाई, कन्नूर में लगाई। तो दूसरी इंपॉर्टेंट नहीं है, पहली इंपॉर्टेंट है। साथ ही आप लोग जानते हैं 1505 में भारत के अंदर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आता है। अब ये कौन है, तो भैया ये भारत में भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय है, यानी यह एक पुर्तगाली वायसराय है, पहला पुर्तगाली वायसराय है जो भारत में बन करके आता है। पुर्तगाली वायसराय 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली वायसराय का संबंध नीला जल नीति से है। आप जानते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, जो कि हिंद महासागर वाले क्षेत्र में इन लोगों ने लागू किया था। वही पूछ रहा है कि भाई किसका संबंध है, पुर्तगालियों ने इसे लागू किया था, और इनमें से कह रहा है कि भैया कौन इससे रिलेटेड है। तो मेरे भाई फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने इसे लागू किया था, नीले जल की नीति। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा पहला, ए होगा यहाँ पे राइट आंसर। देखना जरा, इसे ही हम शांत जल की नीति भी कहते हैं। हो सकता है पेपर में शांत जल की नीति लिख दे। अगर नीले जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी लिखेगी या शांत जल की नीति लिखेगी, तो आपका संबंध क्या होगा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा से होगा। ठीक है मेरे दोस्त, इसी के समय में एक युद्ध लड़ा गया था, चौल का युद्ध 1508 में, और इस चौल के युद्ध में 3 लोग शामिल थे। मेरे दोस्त इसको थोड़ा टिक करना, चौल का युद्ध कब लड़ा गया था, 1508 में लड़ा गया था, है ना। और ये 3 लोग एक साथ थे, और जो
पुर्तगाली थे वो एक साथ थे, जिनमें फ्रांसिस्को डी अल्मेडा नेतृत्व करा था। अब 3 लोग कौन-कौन थे? तो उस समय गुजरात के कुछ व्यापारी थे, मिस्र और तुर्क। इनकी संयुक्त सेना को चौल के युद्ध में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने हरा दिया था। तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अब देखिए यह दूसरे व्यक्ति हैं, इनकी अगर हम बात करेंगे को भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मेरे दोस्त ऐसे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे, भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक, तो इसे आप डबल स्टार लगाओ। कौन था? तो आपका जवाब होगा फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। अल्मेडा नहीं, अल्बुकर्क है। दोनों में अंतर याद रखिएगा, अल्बुकर्क है और ये अल्मेडा है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करिए। कथन कह रहा है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क, है ना, अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाही वंश के थे, आदिल शाही वंश के शासक हैं, इनसे गोवा जीता। ठीक है, कहने का मतलब कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में यूसुफ आदिल शाह, जो कि आदिल शाही वंश के शासक थे, इनसे गोवा जीता। ठीक है, अगला करा कि नीनो डी कुन्हा 1525, ये थोड़ा समय ध्यान रखिए, में सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित की। मेरे भाई कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये जो बी वाला स्टेटमेंट दिया है ना साहब, बी वाला स्टेटमेंट यह आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि नीना डी कुन्हा भी तो आया नहीं है, 1525 का समय ये लोग दे रहे हैं, जो कि गलत है। नीना डी कुन्हा 1530 में यह काम करेगा, स्थानांतरित करता है, लेकिन 1530 में करता है, जबकि यहाँ 1525 लिखा है, इस कारण से गलत हो जाएगा। आपका जवाब कौन सा सही होगा? तो आपका जवाब होगा पहला वाला राइट आंसर। ठीक है, देखेंगे जरा कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क की बात करेंगे तो 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान थे, यूसुफ आदिल शाह उनका नाम था, उनसे इसने गोवा जीता। तो पुर्तगालियों ने गोवा को कब जीता? तो आपका जवाब होगा 1510। किससे जीता? तो उस समय आप देखेंगे जो बीदर है, बीजापुर है, गोलकुंडा है, ये सब क्षेत्र बन रहे थे। ठीक है, तो वहीं पर बीजापुर के सुल्तान, जब आपको आगे चल के हम पढ़ाएंगे विजयनगर साम्राज्य, तो वहां पे इन पर और चर्चा होगी, यूसुफ आदिल शाह थे, उनसे जो है अल्बुकर्क आपका गोवा जीत लेता है। ठीक है, और इसमें किसने? अल्बुकर्क ने अपना जो मुख्यालय वह कोचीन को बनाया। ठीक है, अल्बुकर्क ने भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए पुर्तगालियों को प्रेरित किया, क्योंकि वह भारत में अपनी एक अस्थाई बस्ती बनाना चाहता था। तो वो सोचता था कि भारतीय महिलाओं से विवाह करेंगे तो जो संतान उत्पत्ति होगी वह जो है भारतीय होगी, और इससे जो है पुर्तगालियों का जो समाज में असंख्या है वो बढ़े जाएगी, है ना। बात करेंगे नीनो डी कुन्हा को, जब इसने 1530 में आया, तो जब इन्होंने 1510 के आसपास में अपना कोचीन मुख्यालय बनाया था, तो इस भाई साहब ने क्या किया कि कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। मेरे भाई इसको ध्यान रखिएगा कि इसने मुख्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित करी है, किसने? नीनो डी कुन्हा ने। ठीक है, एक और फैक्ट यहाँ पे याद रखिएगा कि 1542 ईस्वी में पुर्तगाली वायसराय आए थे, मार्टिन डिसूजा, और इन्हीं के साथ में आप संत जेवियर का नाम सुने होंगे। ठीक है, जी सब जिसे आप बोलते हो, तो संत जेवियर भारत में आए थे। तो कब आए थे? तो आपका जवाब होगा 1542 में, जब वो वायसराय बने थे भारत के, मार्टिन डिसूजा, जो कि पुर्तगाली थे साहब, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा कि भारत में डच पुर्तगाली के बाद आए थे, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित की थी, यानी कहां पर लगाया था डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री? तो मेरे भाई प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका होगा मसूलीपट्टनम, यानी बी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, है ना। देखना ध्यान से, 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में, समय कब है? 1605, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी थी मेरे भाई, उसके बाद की बात है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी 1605 में आप जानते हैं बन जाती है। ठीक है, तो ये 1605 में लगाते हैं, 1600 में बन जाती है। 1605 में मसूलीपट्टनम में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। अगर हम बात करेंगे बंगाल में डच की पहली फैक्ट्री की स्थापना, तो मेरे भाई बंगाल में डचों की पहली फैक्ट्री पीपली में लगती है 1627 में। ये क्वेश्चन आपसे जगह पूछ सकता है कि भैया बंगाल में पहली डच फैक्ट्री कब लगती है, कहाँ पे लगती है? ये लोकेशन आपको याद रखना होगा, पीपली, जो कि कहाँ पे है? बंगाल में है मेरे भाई, है ना। डचों ने प्रारंभ में पुलिकट को अपना मुख्यालय बनाया था। प्रारंभ में कहाँ मुख्यालय बनाया? पुलिकट को बनाया था। अगर देखेंगे इंपॉर्टेंट बात की, भारत से भारतीय वस्त्रों को निर्यात करने का, यानी बाहर बेचने की, वस्त्र बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मेरे भाई डचों को दिया जाता है। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम था बेदरा का युद्ध, और ये क्वेश्चन पेपर में डेफिनेटली देखने को आपको मिलेगा, तो इसको डबल स्टार बनाओ साहिब। बेदरा का युद्ध लड़ा कब गया था? तो यह लड़ा गया था 1759 में।
किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो मेरे भाई अंग्रेजों के बीच में और डचों के बीच में। और इसमें डच पूरी तरह से मतलब हार जाते हैं, पूरी अच्छी तरह से इनकी हार हो जाती है। और इसके बाद जो है, इनकी हार के बाद जो है अ, ये पूरी तरह से समझ लीजिए भारत में समाप्त हो जाते हैं। हालांकि क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1759 को। किसके मध्य लड़ा गया था? तो अंग्रेज और डचों के मध्य लड़ा गया था। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष अंग्रेजों ने इंडोनेशिया में व्यापारिक कार्य प्रारंभ किया था? ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है। इंडोनेशिया में, क्योंकि आप जानते हैं स्टार्टिंग में ये लोग सबसे पहले इंडोनेशिया के क्षेत्र को ही देखते हैं। जब ये पूर्व के देश में व्यापार करने आते हैं तो भैया पहला अपना जो पड़ाव है वह इंडोनेशिया में ही भाई साहब रखते हैं अपना। ठीक है, तो ये पूछ रहा है भैया किस वर्ष ऐसा किया गया था? तो याद रखिएगा 1601 में इन्होंने सबसे पहले इंडोनेशिया में अपना कार्य प्रारंभ किया। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा सी। ठीक है, अब जानते हैं 1599 में कंपनी बनी थी, इसका नाम है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, है ना। आगे चल के इसका नाम बदल करके 1833 के आसपास में ईस्ट इंडिया कंपनी रखा जाता है, लेकिन पहले इसका नाम यही था। और आप ये भी जानते हैं कि उस समय महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, जिन्होंने 31 दिसंबर 1600 को, कब? 31 दिसंबर सन 1600 को कंपनी को कहा कि आप पूरब के देश में व्यापार कर सकते हो, यानी पूर्वी देश में व्यापार करने का अधिकार, एकाधिकार दे दिया था। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि ये कंपनी पूरब के देशों में चलती है और 1601 ईस्वी में कंपनी का जो जहाज है वह इंडोनेशिया की मसाला द्वीप पर पहुंचता है और यहीं से वो लोग पहले व्यापार करना स्टार्ट करते हैं। फिर भारत में आप जानते हैं कि अंतिम 1608 में, ठीक है, 1608 में हाकिन्स पहुंचता है, तब जाके भारत में भी इन लोग की व्यापार जो है बढ़ने को होती है। तो सबसे पहले ये लोग कहाँ पे पहुंच रहे हैं? इंडोनेशिया में पहुंच रहे हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। हाकिन्स पहला अंग्रेज था जिसने समुद्र के रास्ते भारत की भूमि पर कदम रखा। अरे भाई ये प्रश्न सही है। हाकिन्स को तुर्की भाषा का ज्ञान था, ये बात भी सही है। अकबर ने हाकिन्स को 400 का मनसब प्रदान किया। मेरे दोस्त, अकबर की मृत्यु इस समय हो जाती है ना, क्योंकि आप जानते हैं अकबर की मृत्यु 1605 में होती है और विलियम हाकिन्स यह भारत में 1608 में आता है। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर शासन बनते हैं और जहांगीर ने इसे जो है 400 का मनसब प्रदान किया। तो इस कारण से आप देखेंगे जो तीसरा विकल्प है वह डेफिनेटली आपका गलत हो जाएगा। तो जहां जहां 3 है वो गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा आपका सही हो जाएगा। प्रश्न का जवाब होगा आपका कौन सा? बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखिए, बात करेंगे कैप्टन हॉकिंस की, तो आप जानते हैं 1608 में अकबर के नाम जेम्स प्रथम का पत्र लेकर मुगल दरबार में पहुंचा था। मेरे भाई ये पत्र तो अकबर के नाम से था, पर अकबर की मृत्यु हो चुकी होती है। ठीक है, हाकिम जो है वो तुर्की भाषा को अच्छी तरह से जानता था और पूरा का पूरा संवाद जब वह 1608 में मुगल दरबार में पहुंचता है तो उस समय जहांगीर से पूरी संवाद जो है वह तुर्की भाषा में देता है, जिसे जहांगीर प्रसन्न हो जाता है कि अरे ससुरा, ये तो इंग्लिश होकर के तुर्की भाषा बोल रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। इसे खुश होकर के, प्रसन्न होकर के इन्होंने 400 का मनसब दे दिया। लेकिन जो चाहता था अंग्रेज, वह ये कि कंपनी लगाने के लिए वो व्यवस्था इसको नहीं मिल पाई, यानी उस व्यवस्था को प्राप्त करने में हॉकिंस फेल हो गया। इसके बाद हुआ क्या, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा 1611 ईस्वी में कैप्टन मिडलटन, जो कि एक अंग्रेजी है यानी ब्रिटिश है, इन्होंने स्वाली में, एक जगह है स्वाली, पुर्तगाली जहाज को परास्त कर दिया। इस पुर्तगाली जहाज में जहांगीर की माता की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वस्तुएं आ रही थी और पुर्तगाली जहाज वालों ने क्या किया था, उन वस्तुओं को लूट लिया था। समझिएगा इस बात को। पुर्तगाली वाले आप जानते हैं, पुर्तगाल वाले समुद्र में लूट व्यापार करते थे, है ना। तो जहांगीर की माँ का जो सामान था वो पुर्तगाल की जहाज ने लूट लिया था। अब उसको बचाने के लिए 1611 में कैप्टन मिडलटन ने स्वाली के अंदर उस जहाज को पूरी तरह से परास्त किया, जिससे प्रसन्न हो गया, खुश हो गया जहांगीर, जिले इलाही खुश हो गए। और इन्होंने क्या किया 1613 ईस्वी में, मेरे भाई डेट याद रखना, सूरत के अंदर अंग्रेजों को अस्थाई कारखाना खोलने की अनुमति दे दी। तो भैया जिले इलाही ने कर दिया जो करना था, देश अब इसके बाद से नरक में जाएगा। तो 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों को अस्थाई कारखाना खोलने की अनुमति भाई साहब प्रदान कर दी है। ठीक है, हालांकि इससे पहले अगर आप देखेंगे तो 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने अस्थाई कारखाना मसूलीपट्टनम में खोला था, लेकिन अस्थाई कारखाना 1613 में खोला और वो भी कहाँ पे? सूरत में खोला। ठीक है,
इसके बाद आप देखेंगे 1615 में एक व्यक्ति आता है सर टॉमस रो। इसने तो जहांगीर से इतनी जगह ली, इतनी जगह कारखाने खुलवाए कि पूछो मत साहब। तो ये जहांगीर के दरबार में पहुंचा। इसके बाद से ब्रिटिश की कई सारी कंपनियां जो है उस क्षेत्र में खुल गई। ठीक है, तो सर टॉमस रो आपसे पूछेगा कि कब पहुंचा था, तो सर टॉमस रो कब पहुंचा था, इस डेट को याद रखना है साहिब। तो 1615 ईस्वी में। सबसे इंपॉर्टेंट की जो है कंपनी कहाँ पे खुली, 1613 गुजरात में। कैप्टन मिडलटन ने कहाँ पे हराया, तो जवाब होगा आपका स्वाली में। तो कैप्टन हाकिंस कब पहुंचा, 1608। कौन सी भाषा का जानकार, तुर्की। इतनी बातें आपको यहाँ से ध्यान रखना है, पेपर में आएगा। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। 1642 ईस्वी में फ्रांसिस डे एक व्यक्ति है, फ्रांसिस डे अंग्रेज हैं, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया। ठीक है, मद्रास के किले बंद कोठी का नाम ही फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा गया है। आपसे पूछ रहा है साहिब इनमें से सही कौन होगा, अगर आपने पढ़ा है तो जवाब आप जरूर दीजिएगा। तो कह रहा है कौन सा विकल्प आपका सही होगा, तो आपको बताते चले यहाँ पर 1642 ईस्वी में फ्रांसिस डे का रहा। तो 1642 नहीं था, उस समय 1639 था, ये डेट गलत दिया हुआ है। 1639 में ये काम हुआ था, 1649 नहीं था, 1639 था साथी, है ना। तो मेरे भाई इस कार्ड से ये विकल्प गलत। देखिए कितना माइनर मिस्टेक हो रहा है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। जवाब आपका कौन सा, बी होगा प्रश्न का सही जवाब, यानी राइट आंसर। देखिए बात करेंगे कि देखिए 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे जो कि अंग्रेज थे, इन्होंने चंद्रगिरी की राजा से मद्रास को लीज पर ले लिया था, पट्टे पर ले लिया और उसका किलेबंद कराया। और इस पूरे किलेबंद को हम फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जानते हैं। साथियों 1630 में मैड्रिड की संधि हुई थी। आपसे पूछता है कि मैड्रिड की संधि किसके मध्य हुई थी। पहला तो ये पूछेगा कि मैड्रिड की संधि कब हुई थी, तो आपका जवाब होगा 1630 में। अगर पूछेगा कि मैड्रिड की संधि किसके मध्य हुई थी, तब जवाब होगा अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुई थी। जॉर्ज चार्नक, जिसे आप कलकत्ता का संस्थापक भी कहते हैं, जॉर्ज अगर आपसे पूछेगा कि जो कालीकाटा है यानी कलकत्ता जो नगर है, इसकी स्थापना कौन की थी या किसने किया था, इसके संस्थापक कौन है, तो आपका जवाब होगा साहिब जॉर्ज चार्नक। ठीक है, जॉर्ज चार्नक का आप थोड़ा नाम याद रखिएगा। इन्होंने क्या किया कि अगस्त 1690 ईस्वी में सूतानाती में एक अंग्रेजी कारखाना खोला हुआ है और कलकत्ता की स्थापना की है कालीकाटा के रूप में। तो ये जॉर्ज चार्नक के द्वारा किया गया है। ठीक है, बंगाल के एक सूबेदार हैं जिनका नाम है अजीम उस खान। इन्होंने क्या किया साहिब, 1698 ईस्वी में 3 क्षेत्र सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर, ठीक है, इन तीनों क्षेत्रों को अंग्रेजों को दान दे दिया। लो भाई तुम ही लोग ले लो। तो इन लोगों ने क्या किया, इसका किलेबंद किया और इन तीनों क्षेत्रों को संयुक्त रूप से फोर्ट विलियम के नाम से जाना गया। तो यही फोर्ट विलियम है, इसे आप याद रखिएगा, बार बार पेपर में आता रहता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि फोर्ट विलियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है। सर चार्ल्स आयर को इसका पहला प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। सर चार्ल्स आयर को इसका पहला प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया। 1698 से 1900 ईस्वी तक यह ब्रिटिश भारत की राजधानी रही। क्या ये बात सही है, तो मेरे भाई यही वाली पॉइंट आपके यहाँ पे गलत हो जाएगी। इसमें कोई डाउट नहीं है, सर चार्ल्स आयर जो है वह इसके पहले प्रेसिडेंट हुए, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। फोर्ट विलियम के पहले प्रेसिडेंट सर चार्ल्स आयर हैं, लेकिन ये 1698 से 1900 तक रहा, ये बात हजम नहीं हुई है साथी, क्योंकि यह 1700 अगर आप देखेंगे तो 1774 से लगा करके, ठीक है, कब से, 1774 से जब से वो एक्ट आता है, उसके बाद से 1911 तक ब्रिटिश प्रेसिडेंट का, ठीक है, राजधानी थी। यानी जो ब्रिटिश भारत की राजधानी 1774 से 1911 तक, चूंकि 1912 में आप जानते हैं दिल्ली को राजधानी बना दिया जाता है जब दिल्ली दरबार लगता है, ठीक है, पर 1774 से 1911 तक आप देखेंगे तो ये राजधानी कहाँ थी, तो राजधानी हमारी फोर्ट विलियम थी साहिब, है ना, ब्रिटिश क्षेत्र की राजधानी। तो इस कार्ड से ये गलत हो जाएगा, जवाब आपका कौन सा होगा, पहला हो जाएगा राइट आंसर। मेरे भाई इन सब बातों को थोड़ा ध्यान से समझना, पेपर में जब आता है तो गड़बड़ हो जाता है। बाकी यूट्यूब में सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पाओगे, आसान आसान सवाल आपको करा देते हैं, और थोड़ा सा कठिन आ जाता है तो रोना रोएंगे, थोड़ा सा आसान आ जाएगा तो कहेंगे, एक दो क्वेश्चन भी मिल जाएगा तो कहेंगे सारा क्वेश्चन में हमारा पढ़ाया हुआ आ गया। लेकिन ऐसा नहीं होता, विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। डीपली चीजों को गहराई से अच्छे से समझाओ, जो पेपर का लेवल स्तर है उसे ध्यान में रख करके मेहनत करके क्वेश्चन को बनाया जाए तो मजा आ जाए। जैसे ये सब क्वेश्चन आप पेपर में नहीं पाओगे, इवन दो किसी भी प्रैक्टिस सेट में नहीं पाओगे, मार्केट के किसी किताब में नहीं पाओगे, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन खुद से जनरेट किए जाते हैं, खुद से बनाए जाते हैं।
लक बाय चांस आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आप देखोगे, हो सकता है 1-2 पॉइंट आप पाओ, लेकिन एकदम यही नहीं पाओगे। आंसर तो सब मिलेगा आपको प्रीवियस ईयर का, सारा सॉल्व कर लोगे, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आपको नहीं मिलेगा, है ना? तो ये सारी मेहनत के लिए दिल से एक लाइक आप जरूर करना, शेयर अगर हो सके पॉसिबिलिटी तो जरूर करना भाई, है ना? देखिए, बात कर रहे थे सर चार्ल्स आयर की, तो भैया फोर्ट विलियम की ये पहले प्रेसिडेंट अपॉइंट होते हैं, और फोर्ट विलियम 1774 से 1911 तक फोर्ट विलियम ब्रिटिश भारत की राजधानी रही। अंग्रेजों के बाद 1611 ईस्वी में डेन भारत में आए, देखिएगा साहिब, इसके बाद डेन आते हैं, तथा तंजौर के जिले में ट्रांकवेर में इन्होंने 1620 में अपनी पहली कंपनी लगाई। बस यहाँ पे हमको यही पूछा जाता है डेन के बारे में कि भैया डेन ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई, तो जवाब होगा साहिब ट्रांकवेर। तो इसे आप थोड़ा नोट कर लो, यही रट्टा मार लेना, 1620 ट्रांकवेर, ये क्या है, डेन ने की पहली कंपनी जो लगाई थी। ज्यादा दिन तक टिके नहीं, अंग्रेजों को बेच बाच के सब भाग गए, क्योंकि ये जानते थे अंग्रेज बहुत खतरनाक है साहिब। अब देखिए, इसको आपको याद रखना है, करा कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, पहले कौन हुआ था, इसके बाद में कौन हुआ था, ठीक है? तो अगर आप देखेंगे साहिब इनमें से घटनाओं को, तो सेंट थोमे का युद्ध अगर आप देखेंगे तो यह युद्ध लड़ा गया है 1748 में, 1748 में। अंबोर के युद्ध की बात करेंगे तो यह साहिब इसके एक साल बाद लड़ा गया, यानी 1749 में लड़ा गया। पांडिचेरी के युद्ध की बात करेंगे तो साहिब ये 1755 में लड़ा गया, ये सबसे अंतिम में दिख रहा है। लेकिन पेरिस की संधि यह इससे भी अंतिम में हुई थी, यह क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में पूछता है 1763। तो अगर आप क्रम से देखेंगे तो 1 2 3 4 जहां आपको दिख रहा है वही आप मार दीजिए, क्योंकि आप देखिए 48 49 55 63 1 2 3 4 ही सही है। अब ये जो मैं दे रहा हूँ इसे आपको रटना है, और डेफिनेटली रटना है, जब तक रटाएगा नहीं तब तक सोना नहीं है। कर्नाटक का पहला युद्ध कब होता है, 1746 से 1748 में होता है, सही मार दीजिए। सेंट थोमे का युद्ध कब होता है, 1748 में होता है, कर्नाटक के युद्ध के बाद होगा, इस बात को ध्यान रखना है। कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1749 से 1754 के मध्य में होता है। इस युद्ध के बाद आप देखेंगे तो 1749 में ही अंबोर का युद्ध होता है, तो मेरे भाई इसे याद रखना है। इसके बाद साथियों पांडिचेरी की संधि, द मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पेपर में आ सकता है। फिर कर्नाटक का तीसरा युद्ध लड़ा गया 1756 से 1763 के बीच में। मेरे साथ ध्यान रखना साहिब, ये सप्तवर्षीय युद्ध था जो 7 वर्ष तक चला, फ्रांसीस और अंग्रेजों के बीच में 7 साल तक लड़ा गया कर्नाटक का तीसरा युद्ध है, जो कि 1756 से 1763 तक चला था। साथ ही इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट आप लगाना, इसके लिए स्टार ट्रिपल स्टार सेट कर लीजिए, वो आपका होगा वांडीवास का युद्ध है। वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को लड़ा गया, इसे एज इट इज रट लीजिए, 22 जनवरी 1760 को वांडीवास का युद्ध लड़ा गया। इसके बाद अगर आप ध्यान रखेंगे तो पेरिस की संधि होती है 1763 में, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इसको फोकस करना, ठीक है? साथ ही बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, करा के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वांडीवास का जो युद्ध है वह अंग्रेज और फ्रांसीस के मध्य में लड़ा गया, बात सही है। इस युद्ध में फ्रांसीस सेना का नेतृत्व डुप्ले ने किया, नहीं साहब, नहीं साहब, 1760 में डुप्ले नहीं, ये बात गलत है। वांडीवास का युद्ध यह हुआ तो था, ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीस के मध्य में, लेकिन इस समय फ्रांसीस सेना का जो नेतृत्व है वो डुप्ले बुला लिए गए हैं, काउंट डी लाली है, और ये भैया बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं। काउंट डी लाली साहिब ये बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं, इन्हें आप थोड़ा ध्यान रखना सरकार, है ना? तो ये वाला विकल्प आपका बनेगा साहिब गलत, सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा, पहला होगा प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है? देखिएगा, वांडीवास का युद्ध मैंने आपसे कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 1760 22 जनवरी याद रखना। अंग्रेज और फ्रांसिस के बीच, ये भी याद रखना। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकुट कर रहा है, जबकि फ्रांसिस सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली करेगा, ठीक है? अब इसमें पूरी तरह से हार जाते हैं काउंट डी लाली, जिसके बाद 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को अपने अधिकार में कर लिया। मेरे भाई पुडुचेरी पर अधिकार करने का मतलब पूरी शक्ति समझ लीजिए इनके पास आ गई। यह युद्ध 1763 की पेरिस की संधि से साथियों समाप्त होता है, और ऐसा मान के चलिएगा कि इस युद्ध के बाद फ्रांसिस बुरी तरह से टूट चुके हैं, और अब फ्रांसिस शक्ति भारत में नहीं रहेगी, ऐसा साफ साफ दिख रहा था, है ना? तो ये याद रखिएगा कि पांडिचेरी की संधि किससे समाप्त होती है, पांडिचेरी की संधि समाप्ति का कारण है वांडीवास के युद्ध का, ठीक है? अगला क्वेश्चन, गुरु नानक ने निम्नलिखित में से किसे अपना उत्तराधिकारी अपॉइंट किया था? देखिए, हम उन्हीं सवालों पर बहुत गहराई से चर्चा कर रहे हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समय आपके पास थोड़ा कम है ना?
तो उन प्रश्नों को बहुत डीपली देखा जाएगा जो हमारे पेपर में आ सकते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो मेरे भाई एक व्यक्ति थे, आप जानते हैं, गुरु नानक के साथ में रह रहे थे, ठीक है, और यह है साथियों गुरु अंगद, ठीक है। तो गुरु अंगद को इन्होंने जो है अपना, जिसे आप लहना के नाम से जानते हो, क्या बोलते हैं इनको, गुरु अंगद को ही हम सिखों के दूसरे गुरु हैं गुरु लहना, इन्हें ही हम लहना के नाम से जानते हैं, इन्हें ही अंगद के नाम से जानते हैं। जब गुरु नानक की मृत्यु होती है तो वह इन्हें ही अपना जो है उत्तराधिकारी अपॉइंट करते हैं, नियुक्त करते हैं। ये हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, यानी राइट आंसर। आप उम्मीद नहीं करेंगे, अभी जो एग्जाम हुआ समीक्षा अधिकारी का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत आसान सवाल है, वहां पूछने की संभावना थी नहीं, पर फिर भी पूछ लिया साहब ने और लोगों ने गलत लगा के आया, ठीक है। देखिए, सिख धर्म की नींव की बात करेंगे तो गुरु नानक ने पंजाब में सिख धर्म की नींव डाली थी। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था साथी, तो तलवंडी में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम आपको याद रखना है, इनकी पत्नी का नाम है सुलक्षणा, ठीक है। इनकी मृत्यु होती है करतारपुर में, जो कि डेरा बाबा में स्थित है। गुरु नानक ने लहना, जिसे हम गुरु अंगद के नाम से जानते हैं, जो दूसरे सिख गुरु हैं, इनको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गुरु अंगद ने ही गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। इस पॉइंट पे साहिब स्टार, पहले बात तो इनकी पत्नी का नाम स्टार, और दूसरी बात गुरु अंगद की गुरुमुखी लिपि का आविष्कार इन्होंने किया, गुरु अंगद ने किया। यहाँ पर भी आप जो है स्टार लगा लो। अगला, अकबर ने निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को 500 बीघा का जमीन प्रदान किया था। आज के समय में जो अमृतसर है ना, उसी 500 बीघा पर बना हुआ है। तो साहब किसको इन्होंने ऐसा अपॉइंट किया, तो याद रखिएगा गुरु रामदास को इन्होंने 500 बीघा दिया हुआ था। तो साथ ही सही जवाब हो जाएगा आपका बी। ये दोनों लोग अकबर के समकालीन हैं, इस बात को आप याद रखिएगा कि यह दोनों के दोनों लोग अकबर के समकालीन। हो सकता है आपसे पूछे कि भैया कौन से सिख गुरु अकबर के समकालीन है, तो इन दोनों में से अगर आपका कोई नाम दिखेगा तो आप टिक मार दीजिएगा, ठीक है। ये अकबर के समकालीन है, ध्यान रखिएगा। साहब बात करेंगे अमरदास की, तो देखिए लिखा भी है अकबर के समकालीन है, इन्होंने अपनी गद्दी गोइंदवाला में स्थापित किया था। रामदास की बात करेंगे तो ये भी अकबर के समकालीन है और अमरदास के दामाद हैं, इसे याद रखिएगा। अकबर ने रामदास को यानी अमरदास के दामाद को 500 बीघा जमीन प्रदान किया था और इस जमीन पर रामदास ने अमृतसर नगर बसाया, इसे याद रखिएगा। रामदास ने अपने पुत्र अर्जुन देव को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। यहीं से जो है उत्तराधिकार अपने पुत्र को देने की प्रथा भी स्टार्ट हो गई है। तो रामदास ने देखिए पैतृक जो है अधिकार दे दिया, अपने पुत्र को दे दिया, मतलब अब वंशज जो है इसके शासन करने वाले हैं, ठीक है, पर ऐसा होता नहीं है। अगला, सिख गुरु अर्जुन देव द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष आदि ग्रंथ की रचना की गई थी। तो पहले तो ये क्लियर करिएगा कि आदि ग्रंथ की रचना कौन किया है, तो भैया आदि ग्रंथ की रचना वही गुरु अर्जुन, ठीक है, देव इन्होंने किया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कब की थी, तो मेरे भाई 1604 में की थी। प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका डी यानी चौथा होगा राइट आंसर, ठीक है। सिख गुरु अर्जुन देव को हम सच्चा बादशाह कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इन्होंने रामदासपुर में अमृतसर एवं संतोसर नामक तालाब का निर्माण कराया, ये भी इंपॉर्टेंट है, पर इन सब में इंपॉर्टेंट ये वाला 1604 ईस्वी में इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। खुसरो का ये समर्थन किए थे, जिस कारण से 1606 ईस्वी में जहांगीर ने इन्हें मृत्युदंड दिया था और इन्हें मार डाला गया था, फांसी लगा करके इनकी मृत्यु कर दी गई थी, शायद ही याद रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किस सिख गुरु को जहांगीर ने फांसी पर चढ़ा दिया था, तो भैया गुरु अर्जुन देव का नाम आपको याद रखना होगा, ठीक है। बढ़ते अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। घबराइएगा मत, डरिएगा मत, प्रश्न से बिल्कुल मत डरिए, नहीं आ रहा है कोई तोप नहीं है, एक बार नोट करके रिवीजन करेंगे याद हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई नदौन का युद्ध 1690 में, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर टीचर ना पढ़ाते नहीं है, बस अपना काम चलाते हैं ना, टीआरपी बढ़ाएंगे पैसा कमाते हैं भैया, ऐसा नहीं करना चाहिए। खालसा पंथ की स्थापना साहिब 1699 में। फिर चकमौर का युद्ध है, ये सारे युद्ध लड़े जा रहे हैं, वही लोग लड़ रहे हैं, मतलब कौन लोग, जो 1705 में लड़ा गया था। सिख लोग लड़ रहे हैं साथियों और अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, विविध लोगों से लड़ रहे हैं क्योंकि अपना वर्चस्व वो बनाना चाहते हैं। अब देखिए 1705 में ही खिदराना का युद्ध हुआ था, लेकिन चकमौर युद्ध के बाद हुआ था, इसीलिए इसे भी 1705। तो ये तो वही है 1 2 3 4, यहाँ पर भी हो रहा है साथी, तो यहाँ पर भी वही चल रहा है 1 2 3 4। अच्छा ये नहीं होगा 1 2 3 4, यानी बी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब साथी, है ना। अब कुछ दिया हुआ है विकल्प, इसे आप याद रखिएगा, जैसे नदौन का युद्ध यह 1690 में, खालसा पंथ 1699 में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हालांकि इंपॉर्टेंट ये सब है, पूछेगा कि खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी, तो 1699 आप बताइएगा। अगर कहेगा नदौन का युद्ध कब लड़ा गया, तो आप बताइएगा 1690।
चकमोर का युद्ध कब हुआ था? 1705 में। खिदरना का युद्ध 1705 में। अमृतसर की संधि, इसे लगाइए मोस्ट इंपोर्टेंट साहिब, 25 अप्रैल 1809। इसे मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइए, पेपर में डायरेक्ट आपसे ये डेटा सहित पूछेगा, 25 अप्रैल 1809। ठीक है। रणजीत सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस मिसल से था? साथ ही सिख धर्म में कुल 12 मिसल हैं। इनमें से जो सुकेर चकिया मिसल है, ठीक है, मुझे लगता है आई थिंक ये 5वें नंबर का मिसल था, 8वें नंबर का मिसल था सुकेर चकिया मिसल। उस सुकेर चकिया मिसल से संबंधित है राजा रणजीत सिंह। ठीक है, तो सुकेर चकिया मिसल से संबंधित है, यानी सही जवाब होगा प्रश्न का आपका सी। अब 12 मिसल पे नहीं चलेंगे क्योंकि वो आपके लिए जरूरी नहीं है। जब हम स्टेट पीसीएस का एग्जाम देते हैं तब वहां पे क्रम से चीजों को याद करना पड़ता है। ठीक है, बात करेंगे 13 नवंबर 1780 ईस्वी को रणजीत सिंह का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इनके पिताजी महासिंह, इनके पिता महासिंह है जो कि सुकेर चकिया मिसल से संबंधित है। 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया और एक व्यक्ति है जमना शाह जिन्होंने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दिया। अब से यह राजा रणजीत सिंह के नाम से जाने जाएंगे। इस समय, इनके समय में पंजाब की 2 राजधानी थी। राजनीतिक राजधानी इन्होंने लाहौर को बनाया था, जबकि धार्मिक राजधानी इन्होंने अमृतसर को बनाया था। ठीक है, कारण तो आपको पता ही है। साथियों, अमृतसर की संधि कब की गई थी? जैसा कि अभी हमने आपसे पहले कहा था कि यह क्वेश्चन ऐसे एज इट इज पूछा जा सकता है, तो इसे आप याद रखिएगा कि अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को की जाती है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह होगा पहला ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब देखिएगा 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि होती है। किसके बीच में होती है? मेटकाफ और रणजीत सिंह, यानी अंग्रेज और रणजीत सिंह के बीच में होती है। इस संधि के तहत सतलज नदी अब जो है दोनों राज्यों की सीमा मान ली जाती है, यानी ब्रिटिश राज्य का क्षेत्र और राजा जय सिंह के राज्य का क्षेत्र, उनके बीच की सीमा जो बनी वह आपकी सतलज नदी बनी। सतलज नदी के पूरब के राज्य संधि के तहत अंग्रेजों के पास चले जाते हैं। 1829 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इनके जो पुत्र है खड़क सिंह, साथियों यह शासक बनते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि रणजीत सिंह के बाद शासक कौन बनता है? तो आपका जवाब होगा खड़क सिंह बनते हैं साहिब शासक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 18वां प्रश्न। करा के निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। हमने आपसे कहा है कि डरना बिल्कुल नहीं है साहिब, इसे देखना है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध करा कि कब लड़ा गया? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच में लड़ा गया। तो मेरे भाई 1845 और इसके साथ साथ 46 यहाँ पे लड़ा गया। इसके बाद प्रथम आंग्ल युद्ध के बाद ही लाहौर के संधि के साथ यह युद्ध खत्म होता है। तो लाहौर की युद्ध संधि कब हो गई? 1846 में। भैरोवाल की संधि कब होती है साथियों? तो भैरोवाल की संधि अगर आप देखेंगे तो ये भी 1846 में होती है, लेकिन लाहौर की संधि के बाद में होती है, 1846 में ही होती है। फिर रामनगर का युद्ध लड़ा जाता है साथियों, यह 1848 में। तो वही है 1 2 3 4। मैंने इसलिए 1 2 3 4 ज्यादा किया क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन अभी आपके लिए मुश्किल खड़ा करेंगे, तो मैं चाहता हूं कि आप चीजों को समझ लीजिए, है ना। हालांकि कहीं कहीं मैंने चेंज किया आगे चल के, लेकिन 1 2 क्वेश्चन मैंने इसे आसानी से रखा ताकि आप इसका जवाब, और मुझे यकीन है कि आप इनमें से किसी का भी आंसर नहीं जानते हो, क्योंकि शिक्षक यहाँ तक जाता ही नहीं है और पेपर में आ जाएगा तो कहेगा ओ माय गॉड ये कठिन आ गया। ऐसा नहीं है, समझिए बात को। देखिए, बात करेंगे कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब लड़ा गया? तो साथ ही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में लड़ा गया है, जो कि 9 मार्च 1846 को हुआ है। लाहौर की संधि उससे समाप्त हुआ। तो मेरे साथ याद रखिएगा, लाहौर की संधि कब हुई थी? 9 मार्च 1846 को हुई थी, जो कि परिणाम है बंद करने का। क्या? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, यानी अंग्रेज और सिखों के बीच में जो पहला युद्ध हुआ था 1845-46 में, वह समाप्त हुआ लाहौर की संधि से, जो कि 9 मार्च 1846 को हुआ था। इसके बाद एक लड़ाई लड़ी जाती है 45 में पहले ही, ठीक है, 18 सितंबर 1845, जिसका नाम साथियों मुदकी की लड़ाई। ये भी पेपर में आता रहता है, मुदकी की लड़ाई, तो मैंने इसीलिए लिख दिया। इसके बाद एक संधि होती है भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 को। तो आप देख सकते हैं वो 9 मार्च को हुई थी लाहौर की संधि, जबकि भैरोवाल की संधि यह 22 दिसंबर 1846 को होती है। 1848-49 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लड़ा जाता है। उसके बाद होता है साथियों रामनगर का युद्ध, जो कि 22 नवंबर 1848 को हुआ था। एक और युद्ध याद रखेंगे, चिलियानवाला का युद्ध 13 जनवरी 1849, और इसे लगाइए आप, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आएगा। चिलियानवाला का युद्ध कब लड़ा गया था? तो साथियों 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया था। इसे आपको रटना है, रटना तो इन सबको है, आपको ध्यान रखना होगा। अगला नेक्स्ट, हैदर अली के द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष डिंडीगुल में आधुनिक सत्याग्रह की स्थापना की गई थी? तो मेरे भाई हैदर अली आप जानते हैं मैसूर के शासक हैं,
ठीक है। अब आंग्ल मैसूर युद्ध भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। और करा कि आधुनिक शस्त्रागार खोला गया डिंडीगुल में, वो भी हैदर अली ने खोला। भाई कब खोला था ये आपको बताना है। तो साथियों याद रखिएगा कि हैदर अली ने जो है यह 1755 में खोला हुआ है। प्रश्न का जो सही जवाब होगा साथी वह आपका हो जाएगा सी। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हैदर अली का जन्म मैसूर के कुलार में 1722 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने ये थोड़ा पढ़े लिखे नहीं थे, तो ब्राह्मण थे खांडेराव, ठीक है, इनको अपना जो है सलाहकार नियुक्त किया था इन्होंने। ठीक है। फ्रांसीसियों की सहायता से इन्होंने डिंडीगुल में 1755 में आधुनिक सत्रागार खोला था। क्योंकि ये फ्रांसिस की सहायता ले रहे थे तो अंग्रेज इनसे खूब जलन कर रहे थे। इस कारण से अंग्रेजों ने इन्हें परेशान भी किया, अंततः इनकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है। प्रारंभ में हैदर अली ने अपनी राजधानी मैसूर रखी थी और बाद में इन्होंने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में ट्रांसफर की। ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि इस सारी सेशन का मैं किताब के मोड में आपको प्रिंट आउट उपलब्ध करा दूं, तो इसके लिए आपको एक छोटा सा फी पे करना होगा, क्योंकि ये सारा सब कुछ किताब के रूप में कन्वर्ट कराने में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। अगर आप चाहते हैं कि उसे आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप पूरा बाय करना चाहते हैं, बार बार रिवीजन करना चाहते हैं, आपका कोई भी एग्जाम हो, सिर्फ पीटी नहीं, चाहे जिस एग्जाम में आप लगाएंगे, ये पीडीएफ आपको मदद करेगा। जहां भी इतिहास आपका लिखा है, बस वो परीक्षा इंटर लेवल की होनी चाहिए, है ना। तो आप इस नंबर पे जो है मैसेज कर लीजिएगा, नंबर दिया हुआ है 8881716810। साहब इस पे आप व्हाट्सएप कर लीजिए, बोल दीजिए साहब हमको जो है ज्वाइन करना है, और बहुत ही मिनिमम चार्ज लगाए हुए हैं, और यह चार्ज सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए की है। देखिए ये इसमें मैं एक भी पैसा एक्स्ट्रा किसी से नहीं ले रहा हूँ। ये नंबर है, आप यहाँ पे ज्वाइन करना, किताब की मोड पे कर देंगे ताकि आप इसका आसानी से प्रिंट आउट निकलवा लेना। ठीक है। कोशिश करेंगे जहां तक आपको प्रतिदिन 35 से 40 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन सहित पीडीएफ आपको दें। ठीक है। तो ये नंबर है, और यहीं तक नहीं चलेगा, आगे लेखपाल में भी काम करेगा, और इसके साथ साथ जो आपके एग्जाम आने वाले जैसे बीपीओ हो गया या जो भी वीडियो का एग्जाम आएगा उन सब में काम करेगा। अलग से कुछ आपसे चार्ज नहीं करेंगे, जो भी पीडीएफ होगा इसी से आपको निकल जाएगा आपका एग्जाम। बस प्रैक्टिस सेट भाई जब लॉन्च होता है तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है हम लोग को भी, थोड़ी सी सहायता आप कर देते हैं तो उसी में काम बन जाता है। बाकी करोड़पति बनने की कोई सपना इससे नहीं है साहब, है ना। तो 8881616810 पे आप मैसेज करना, ये नंबर है, फीस इतना ही है, इससे न कम होगा न ज्यादा होगा, है ना। चलिए पढ़ते हैं, और आज का आखिरी प्रश्न है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये 20 प्रश्न समझ में आए होंगे, आपने अच्छा प्रोग्रेस किया होगा इसमें। ठीक है। क्वेश्चन करा कि भाई उसकी सेना में 33,000 घुड़सवार थे। क्वेश्चन कर रहा है कि उसने मैसूर की चामुंडेश्वरी देवी मंदिर के लिए दान किया था। उसने तांबे और सोने के सिक्के पर शिव पार्वती तथा विष्णु की मूर्तियां भी अंकित करवाई थी। भाई ये स्टेटमेंट किसके बारे में सही है? तो साहब ये स्टेटमेंट हैदर अली के बारे में सही है। सी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। ठीक है। क्योंकि चामुंडेश्वरी देवी को दान यही साहब देते हैं, तो इसे आप थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है। एक फैक्ट इसके साथ और याद रख सकते हैं कि साहिब दक्कन में भारतीय शासकों में हैदर अली पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया था। आज तक दक्कन में कोई अंग्रेजों को पराजित नहीं कर सका था। उम्मीद करते हैं 20 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक ले इजाजत दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।